हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और 2024 में जो आपका परीक्षा देना है बिहार बोर्ड का, उसकी तैयारी अब बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में आज हम आप लोग को फिर से लेकर आए हैं आपका ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो इसमें आपका टोटल आपका 70 प्रश्न होने वाला है, यानी 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है। और ये 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से गारंटी के साथ बोलते हैं कि इसमें से भी आपका कम से कम 5 या 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, ये मेरा वादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने आपका थंबनेल में लगाया है कि 100% आपका जो है इसे गारंटी कि आपका कम से कम 7 या 8 प्रश्न इसमें से आपको पूछा जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है 2024 के बिहार बोर्ड में आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए। जिसका भी आपका आर्ट्स में ज्योग्राफी पेपर है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपका 2024 में होने वाले एग्जाम के लेवल का ही क्वेश्चन इसमें हम बनाए हैं। और इसका चैनल पर अगर जो आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को आप पहली बार देख रहे होंगे तो वीडियो को भी आप लाइक करिएगा। अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करिएगा, उनको भी प्रेरित करिएगा आप इस चैनल से जुड़ने के लिए। अच्छी तैयारी और अच्छी कंटेंट देने का हम हमेशा कोशिश करते हैं। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और देखते हैं इसमें आपका पहला प्रश्न क्या पूछ दिया है। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे कहता है इसमें आपका कि कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है। यानी कोलकाता पत्तन जो यानी कोलकाता बंदरगाह है वह किस नदी पर है। तो कोलकाता जो हो जाएगा से आपका हुगली नदी पर हो जाएगा। कौन सा? हुगली नदी पर। ये है कहाँ? तो यह पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। इसे आपका क्या हो जाएगा? हुगली नदी पर हो जाएगा। क्लियर है। हालांकि हुगली जो है यह कोलकाता में है, जिस पर आपका कलकत्ता शहर भी बसा हुआ है, और एक कोलकाता बंदरगाह भी है और एक हुगली भी है, ये दोनों है इसमें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से पत्तनों से भारत निम्नलिखित में पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो बताना है कि कौन सा बंदरगाह है जो आपका पूर्वी तट पर आएगा। कौन सा बंदरगाह होगा तो पूर्वी तट पर आएगा, तो वो आपका आएगा पूर्वी तट पर। देखिए पहला ऑप्शन दिया है मुंबई बंदरगाह, ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत में यानी पश्चिमी में पड़ता है। मर्मगोवा पश्चिमी में पड़ता है। कांडला आपका गुजरात में पड़ता है तो पश्चिम हो जाएगा। पारादीप आपका उड़ीसा में पड़ता है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है बाबू? तो उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह जब उड़ीसा में होगा तो ये पूर्वी घाट में पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। टोटल 14 आपका जो है इसे बड़े बंदरगाह है भारत में। ये 14 बड़े बंदरगाह कौन कौन है ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर जो नहीं जानते हैं तो अगर उस पर हम वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हमें करिएगा तो ज़रूर हम उस पर एक वीडियो बनाकर देंगे कि भारत में कहाँ कौन कौन बंदरगाह है। अगला प्रश्न 3 नंबर देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है। तो सबसे प्रदूषित नदी जो है इसे आपका यमुना नदी है। कौन सा नदी है? यमुना नदी है। यमुना नदी आपका उत्तराखंड से निकलती है और यह आके इलाहाबाद प्रयागराज में मिलता है। यमुना नदी टोटल 1375 किलोमीटर की दूरी तय करके आपका जो है इसे गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न कहता है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। तो कौन होगा जो अम्ल वर्षा का कारण होगा। तो इसका प्रश्न का ऑप्शन इस प्रकार से है, प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, भू प्रदूषण। तो अम्ल वर्षा किसे होगा? तो वायु प्रदूषण के कारण ही होगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर की ओर जाएंगे हम लोग। कितना नंबर आएगा ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि उससे आपका लेवल पता चलेगा कि आप किस हद तक आपकी तैयारी हुई है। 5 नंबर प्रश्न कहता है नमामि गंगे कार्यक्रम किन नदी से संबंधित है। तो नमामि गंगे जो है इसे आपका गंगा नदी से संबंधित है। नमामि गंगे के अंतर्गत यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था यह कार्यक्रम। इसमें है जो आपका नदी की जल को शुद्ध करना और नदी की तलहटी से गाद और कचरा को निकालने की इसमें आपका काम चल रहा था। तो इस केस से संबंधित है। तो नमामि गंगे आपका गंगा नदी से संबंधित ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर प्रश्न देखिए कहता है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है। तो हीराकुंड जो परियोजना है आपका सो आपका हो जाएगा उड़ीसा में। किस नदी के किनारे है? तो यह महानदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है बाबू? तो महानदी पर बना हुआ हीराकुंड परियोजना जो है इसे कहाँ है? उड़ीसा में है। आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की नदी है, इनमें से बताना है। तो गंगा ये नहीं है आपका दक्षिण भारत की नदी।
हुगली ये आपका कोलकाता में है। दामोदर ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कृष्णा नदी आपका दक्षिण भारत की नदी है, ये दक्षिण भारत की नदी हो जाएगी कृष्णा। इसी कृष्णा नदी पर दो परियोजना बनाई गई है, एक अलमाटी बांध बनाया गया है जो आपका कर्नाटक में है, और एक नागा अर्जुन सागर परियोजना है जो आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। वीडियो आपको पसंद में आ रहा है तो बाबू और बालिका जो है इसे आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि एक लाइक जब आप करते हैं तो हमें बहुत बड़ा मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? तो विश्व का प्रथम नगरीय बस्ती जो हो जाएगा आपका लंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? लंदन। और लंदन किसकी राजधानी है? तो इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? तो लंदन है। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? तो लंदन है। ठीक है, इस इंग्लैंड को आपका ब्रिटेन भी बोलते हैं, ब्रिटेन को यूके भी बोलते हैं। यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम होता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 9 नंबर प्रश्न कहता है बिग इंच संबंधित है। तो बिग इंच जो संबंधित है ये रेलवे से संबंधित है। किससे? रेल मार्ग से संबंधित है। बिग इंच किससे संबंधित है बाबू? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना है, इसमें से जरूर आपका हम गारंटी के साथ कहते हैं कि जरूर आपका कुछ प्रश्न जो है इस आपका बिहार बोर्ड 2024 में जरूर डालेगा। आप पूरा देखिए। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? तो भारत का सबसे कम साक्षर राज्य, हमारा दुर्भाग्य है कि जहां हम पढ़ रहे हैं जो मेरा स्टेट है वह मेरा बिहार, ये भारत में सबसे कम शिक्षा वाला राज्य है। लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शिक्षा वाला राज्य कहेगा तो आपका केरल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा भारत में पढ़े लिखे लोग कहाँ के रहते हैं? तो केरल के रहते हैं। सबसे कम कहाँ के हैं? तो आपका ये हो गया बिहार, ऑप्शन ए। 11 नंबर प्रश्न, निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कम है आपका अरुणाचल प्रदेश के। किसका? अरुणाचल प्रदेश के। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए सुनिए ना, है कि जनसंख्या घनत्व कहते किसको है? जनसंख्या घनत्व कहते किसको है? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले संख्या को जनसंख्या घनत्व कहेंगे। और ऐसा भारत का एक राज्य है मात्र अरुणाचल प्रदेश, जहां भारत की सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना व्यक्ति? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसी पर क्वेश्चन बिहार बोर्ड एक और बनाता है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो हो जाएगा आपका हमारा बिहार। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में रहते हैं। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो 10,297 व्यक्ति जो है 10,297 व्यक्ति ये आपका कहाँ रहता है? तो दिल्ली में रहता है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली हो गया। 10,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कहेगा तो बिहार, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है इसमें आपका कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर बताना है। तो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि यानी प्रत्येक 10 वर्ष पर जो जनगणना होती है वो जनगणना में आपका वार्षिक जो है वो कितना जनगणना होने के बावजूद पता चलता है इससे कि कितना जनसंख्या जो है इसे वृद्धि कर रहा है। तो 1.64% की दर से हमारा देश में जनसंख्या क्या है? उच्च जा रहा है, माने विकास की ओर जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, जनसंख्या किसी भी देश को आपको प्रभावित कर सकता है, लेकिन तब प्रभावित नहीं करेगा जब उस देश की पूरी जनसंख्या में से कम 95% जनसंख्या जो एजुकेशन सिस्टम से लैस होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर कहता है भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है? तो पुरुष प्रवास का कारण क्या हो जाएगा? तो रोजगार सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए इसमें दिया हुआ है व्यवसाय दिया है, लेकिन मुख्य रूप से अगर जो कहेगा तो रोजगार ही होगा, लेकिन इसमें व्यवसाय भी होगा, शिक्षा भी होगा। तो इनमें से सभी आंसर ये भी करेक्ट आंसर है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है सभी रोजगार की तलाश में ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, प्रवास करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर था वह 74.04% था। 74.04%। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद रखना है आपका जनगणना 10 वर्ष पर होता है भारत में।
अगला प्रश्न कहता है 15 नंबर कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी है। तो मीटर गेज लाइन की चौड़ाई है जो आपका कितना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हालांकि इसका आंसर इनमें नहीं दिया हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मीटर गेज जो है उसका रेलवे लाइन की चौड़ाई कितना है। ये आपका रेलवे से संबंधित, रेल मार्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछा है इसमें, जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है ये चीज़। इसमें आपका 16 जो है इसे आपका रेलवे जोन है उसका भी हम पूरी तरह से उसका मुख्यालय के बारे में सब लिखवाए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुआ था वो आपका 1995 ईस्वी में हुआ था। और विश्व व्यापार संगठन का शॉर्ट नेम में देखिए क्या लिखा है, WTA। इसका फुल फॉर्म में भी पूछता है एक नंबर में कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको याद रखना है, लिखना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है बाबू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वो आपका जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है आपका जिनेवा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। देखिए इसमें पूछ ही दिया यहीं पे कि विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय जो है सबका जिनेवा है। कहाँ, जिनेवा। ऑप्शन बी इसका, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जिनेवा जो है सबका कहाँ पड़ता है, तो जिनेवा जो है सबका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है आबादान उदाहरण है। तो आबादान क्या है, तो आबादान एक पतन है। और वह कौन सी पतन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तेल पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आबादान जो है सबका कौन सा पतन है, तो तेल पतन हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आबादान कैसा पतन है, तेल पतन। कौन सा, तेल पतन है। हालांकि इसमें ऑप्शन इसका नौसेना पतन मिलता है कहीं पे, तो देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सांस्कृतिक नगर है। निम्न में से कौन सांस्कृतिक नगर है। तो इनमें से सांस्कृतिक नगर मक्का जो इस्लामी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आपका सऊदी अरबिया में पड़ता है। ये भी आपका संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। जेरूसलम ये आपका इजराइल की राजधानी है, यहूदियों का एक पवित्र स्थल माना जाता है। वाराणसी हिंदुओं का पवित्र स्थल है। तो ये तीनों जो है इसे आपका सांस्कृतिक नगर है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाँ, अब अगर जो आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिए हैं। आप वहां से ज़रूर आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से। वहां आप कमेंट करके हमसे मांग सकते हैं। आप PDF हम उसमें प्रोवाइड करने का पूरी तरह से कोशिश करते हैं। आपके हर कमेंट को हम जवाब देने का भी कोशिश करते हैं। कहता है कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। यानी सड़क के सहारे, तो सड़क कैसी होती है, सीधी होती है। तो इसके बगल में जो गाँव रहेगा, जो घर बना हुआ रहेगा, किस एरिया किस तरह से रहेगा, तो रेखीय रहेगा, है ना बाबू, रेखीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेखीय। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 13 नंबर प्रश्न कहता है कि मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है। तो मेगा सिटी होता है। क्या होता है, मेगा सिटी होता है आपका। मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है, तो मेगा सिटी होता है, ठीक है, मेगा सिटी होता है। अगला प्रश्न कहता है कि राउर किला इस्पात संयंत्र अवस्थित है। तो राउर किला जो ये रॉ इस्पात संयंत्र है ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। आपका किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। ये आपका कब स्थापना किया गया था, तो आपका 1959 ईस्वी में किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउर किला लौह इस्पात उद्योग को लगाया गया था उड़ीसा में। और ये राउर किला जो लौह इस्पात उद्योग है यह किस देश की सहायता से पूछेगा, तो ये आपका जर्मनी की सहायता से हो जाएगा। किसके सहायता से, जर्मनी देश की सहायता से इसे स्थापित भारत में 1959 ईस्वी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उड़ीसा में स्थापित किया गया था। इस प्रकार से हम आपका क्वेश्चन का आंसर दे दिए। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कहता है कि टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। टाटा लौह इस्पात संयंत्र जो है आपका जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर कहाँ पड़ता है, तो झारखंड में पड़ता है। कहाँ, झारखंड में पड़ता है। इसका स्थापना कब किया गया, तो 1907 ईस्वी में किया गया था। टाटा लौह इस्पात कारखाना की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया। इसको शॉर्ट में बोलते हैं टिस्को, TICO, टिस्को, टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन। टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन, टिस्को इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया, जमशेदपुर में किया गया। जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है। और कौन किए थे, तो जमशेद जी टाटा किए थे। वर्तमान में उनका मालिक अभी है रतन जी टाटा, जो आपका जमशेद जी टाटा के बेटा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर जो है इसे आपका अहमदाबाद को कहते हैं। किसको, अहमदाबाद को कहा जाता है आपका भारत का मैनचेस्टर। क्लियर है, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। मैनचेस्टर
यानी जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग हो उसका केंद्र हो तो उसे मैनचेस्टर बोला जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। फिर आपका क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा कोयम्बटूर। कौन हो जाएगा, कोयम्बटूर हो जाएगा आपका दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। इसके बाद कहता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर हो जाएगा, उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर वो आपका हो जाएगा कानपुर। क्या हो जाएगा, कानपुर, जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद कहेगा कि बिहार का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो बिहार का मैनचेस्टर हो जाएगा आपका मानपुर। ये आपको पता नहीं होगा तो हम बता दे रहे हैं कि मानपुर जो है इसे बिहार का मैनचेस्टर है। इसके बाद दुनिया का मैनचेस्टर पूछेगा कि विश्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो विश्व का मैनचेस्टर आपका ओसाका हो जाएगा। कहाँ पड़ता है ओसाका बाबू, तो ओसाका जो है इसे आपका जापान में पड़ता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कितना डिटेल से आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। चैनल से जरूर जुड़िएगा, अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए बोलिएगा। अगर आपको अच्छा नंबर ज्योग्राफी या किसी भी सब्जेक्ट में आर्ट्स से संबंधित लाना है तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद। यहाँ पर सी में दिया हुआ है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते थे, तो अहमदाबाद को कहते थे। ऑप्शन सी इसमें दिया हुआ है ना, तो क्लियर आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है, तो ट्राम्बे आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ट्राम्बे, तो ट्राम्बे हो गया आपका महाराष्ट्र में। क्लियर, ट्राम्बे कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर का था, नई औद्योगिक नीति कब लाई गई या कब लागू की गई, तो 1991 ईस्वी में किया गया था नई औद्योगिक नीति। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। आपका पंचवर्षीय योजना पूछा है इसमें कि पर्वतीय क्षेत्र, जो पर्वतीय इलाका है, पहाड़ी इलाका, वहाँ पर जो पंचवर्षीय योजना लाया गया। तो इसको ट्रिक से याद रखना है, अगर पर्वतीय वाला पूछेगा और पंचवर्षीय कह दिया तो पंचवर्षीय का मतलब हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा बाबू, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत पर्वतीय विकास क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, रटना नहीं है, बस ये लगाना है, कंसेप्ट क्लियर करना है कि पर्वतीय में कह दिया तो कौन सा पंचवर्षीय योजना, तो 5 से पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया ना। अगला प्रश्न 28 नंबर देखते हैं, कहता है इसमें कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो नीति आयोग की स्थापना आपका 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को, 15 अगस्त 2014 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने लाल किला से यह घोषणा किया था कि योजना आयोग के नाम बदलकर नीति आयोग लाएगा। और नीति आयोग कब लागू किया गया, कब स्थापना हुआ पूरी तरह से, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। अब कभी ये नहीं मार दीजिएगा ऑप्शन में देखकर कि नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी होगा, नहीं, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो वह नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। अब देखिए नीति आयोग को लाया गया किसके स्थान पर, तो योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। किसके स्थान पर, योजना आयोग। और योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना हुआ था, जिसका पहला अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। कितना मज़ा आ रहा होगा वीडियो में, और शांति से वीडियो केवल देखते जाइए। अभी तो हम 29वां प्रश्न कर रहे हैं, इसमें अभी 41 प्रश्न और बचा हुआ है। पंपास कहाँ है, तो पंपास एक घास का मैदान है जो आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कहाँ, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है इसमें कि बर्मिंघम जो है वह कहाँ है, तो बर्मिंघम जो है इसे आपका ब्रिटेन में है। बर्मिंघम कहाँ है, तो ब्रिटेन में। बर्मिंघम किसके लिए, तो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए क्वेश्चन ये भी बनाता है भारत में बिहार बोर्ड कि भारत का बर्मिंघम किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं आपको बोकारो को। किसे कहते हैं, बोकारो को आपको भारत का बर्मिंघम कहा जाता है, क्योंकि सार्वजनिक जो आपका लौह इस्पात उद्योग है वो आपका बोकारो में है, जो 1964 ईस्वी में बनाया गया था। 63-64 में इसका उत्पादन शुरू हुआ। बोकारो स्टील सिटी प्लांट जो है वह आपका रूस की सहायता से लगाया गया। और क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर प्रश्न कहता है कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है, तो कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर आपका इस्पात बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, इस्पात बनाया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा आपका क्लास 10th में ज्योग्राफी, जब आप लौह इस्पात या लौह खनिज पढ़ रहे होंगे तो उसमें बताया गया होगा
कि एक टन इस्पात बनाने के लिए कितना केजी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो 10 केजी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। कितना? 10 केजी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है एक टन लोहा बनाने के लिए, सॉरी इस्पात बनाने के लिए। तो कच्चा लोहा में क्या मिलाया जाता है? मैग्नीज। किसके लिए? तो इस्पात बनाने के लिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो गया माय प्यारे स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न कहता है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो व्यापार आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। संचार आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। सेवा क्षेत्र आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आता है। जब तीनों के तीनों जब तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नहीं हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है लाल कॉलर का संबंध है। तो लाल कॉलर का संबंध किससे है? तो लाल कॉलर जो है यह आपका हो जाएगा प्राथमिक क्रिया से। किससे? प्राथमिक क्रिया से हो जाएगा लाल कॉलर। क्लियर। अगला स्वर्ण कॉलर एक पूछता है जिसमें आपका पंचम क्रिया आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चला था आपका 1825 ईस्वी में। अब देखिए क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़िएगा माय प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये मेरा डियर फ्रेंड। तो अगर नहीं पढ़िएगा तो आपका पूरा एक नंबर चला जाएगा बिहार। और क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। क्या कह रहा है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20वें में, तो 20 में हो गया 1825 और लेकिन आपको भारत वाला मार दीजिएगा आप लोग 1853 में। हालांकि भारत में चला था 1853 ईस्वी में पहली बार ट्रेन। और 20वें में कब चला? 1825 ईस्वी में, जो कहाँ चला था? आपका ब्रिटेन में। और यह कहाँ चला भारत में? तो मुंबई में चला था। कहाँ? मुंबई में। इस समय की इस पर और क्वेश्चन बनता है कि जब 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई तो उस समय का जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वह कौन था? तो गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। कौन हो जाएगा? डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में जो है सो आपका चलाया गया था 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार ट्रेन। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है विश्व का संघनतम रेल यंत्र या रेल तंत्र कहा जाता है। तो एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया। हालांकि नहीं होगा। विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा रेलवे की व्यवस्था है। आपका ऑप्शन बी डी इसका सही आंसर होना चाहिए। ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा रेल की जो जाल है वो आपका उत्तरी अमेरिका में ही है। क्लियर। उत्तरी अमेरिका आपका अमेरिका जो है आपका अमेरिका जो देश है ये आपका उत्तरी अमेरिका महादेश में पड़ता है। किस महादेश में? उत्तरी अमेरिका महादेश में पड़ता है। अगला प्रश्न 36 नंबर कहता है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष। तो ये 1921 होगा। कितना? 1921। महान विभाजक का मतलब क्या होता है कि जब जनगणना हुआ जैसे प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होता है तो आप बताइए कि जब 1921 ईस्वी में जब जनगणना हुआ तो उस समय जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या जो था से घट गया था। जनसंख्या घट गया। जब जनसंख्या घटा तो उसी को जनगणना का महान विभाजक कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित है तो किससे है? तो सड़क मार्ग से है, रेल मार्ग से है, जल मार्ग से है। तो इनमें से तीनों मार्ग से है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परिसंचरण की धमनियाँ सभी से हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला देखते हैं आपका 38 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का संस्थापक पूछ दिया तो मानव भूगोल का जो संस्थापक हो जाएगा वो रैटजेल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रैटजेल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं मानव भूगोल। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है इसमें कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है तो किससे संबंधित है? मात्रात्मक क्रांति जो है यह आपका मानव भूगोल से संबंधित है। किससे? मानव भूगोल से। और मानव भूगोल का रैटजेल बताएं। कहीं पर आपको रीटर भी मिलेगा देखने के लिए। क्या मिलेगा? रीटर मिलेगा देखने के लिए, तो घबराना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कहता है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान जो है इसे दूसरा है। कौन सा? दूसरा है। पहला पर आपका चीन हो गया। पहला कौन है? चीन। हालांकि रिपोर्ट आ गया दुनिया में कि भारत जो होगा से आपका दुनिया का पहला सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न कहता है इसमें आपका कि प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो नए स्थान पर जो जाएगा तो उसे
अप्रवासी और उत्प्रवासी भी कहेंगे। इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से दोनों। आप देखिए समझना है कि अप्रवासी और उत्प्रवासी में क्या अंतर है। जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उत्प्रवासी कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति दूसरा देश से अपने देश में आकर बसता है तो उसे अप्रवासी कहेंगे। तो नए स्थान पर दोनों ने गया, वहाँ से आया तो नया स्थान पर, यहाँ से गया तो नया स्थान पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना मज़ेदार तरीके से हम समझा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है इसमें कि विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है इसे एशिया महादेश में निवास करता है। तो 60% भाग जो है आपका कितना प्रतिशत, 60% सही आंसर हो जाएगा इसका। कितना प्रतिशत, इसका सही आंसर 60% हो जाएगा कि 60% जो है इसे आपका एशिया महादेश में निवास करता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें आपका कि निम्नलिखित में से कौन खनन नगर नहीं है। तो कौन खनन नगर नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से खनन नगर पूछ रहा है तो खनन नगर कौन नहीं है। तो झरिया आपका झारखंड में पड़ता है, खनन नगर है। रानीगंज आपका कलकत्ता में पड़ता है, खनन नगर है। खेतड़ी आपका राजस्थान में पड़ता है, खनन नगर है। झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी आपका राजस्थान में जो है वो आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और पटना जो है इस आपका कुछू के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंगरौनी है, तो सिंगरौनी जो है इसे मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ, मध्य प्रदेश में पड़ता है सिंगरौनी। और ये जो है इसे आपका खनन नगर है। कौन सा नगर है, खनन नगर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर की ओर चलेंगे। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि रबी फसल की बोई कब जाती है। रबी फसल जो है वह कब बोया जाता है। तो अक्टूबर नवंबर के महीना में बोया जाता है रबी फसल, और मार्च महीना में काट लिया जाता है, मार्च अप्रैल में। इसमें कौन कौन सा आएगा फसल, तो चना आएगा, आपका गेहूँ आएगा, सरसों आएगा, राई आएगा। ये सारे चीज़ जो है इसे आपका रबी फसल के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गेहूं फसल उदाहरण है, तो गेहूं फसल जो है वह आपका रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद फसल में सभी। तो गेहूं जो है इसे आपका रबी फसल के अंतर्गत आएगा। अभी तुरंत बताएं हम आपको कि रबी फसल आपका अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, इसलिए वो रबी फसल का उदाहरण है, जैसे अभी का फसल जो लगा हुआ होगा। अगला प्रश्न, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो चावल भारत में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो पश्चिम बंगाल करता है। कौन, पश्चिम बंगाल करता है। इसके बाद केरल में कौन कौन चीज़ उत्पादन, तो इसे देखिए बताते हैं। केरल में आपका हो जाएगा केला हो जाएगा, केरल में सबसे ज़्यादा भारत में। इसके बाद नारियल हो जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका नारियल, भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो केरल में होता है। इसके बाद काजू आपको भारत में सबसे ज़्यादा केरल में उत्पादन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न, 48 नंबर प्रश्न कहता है कि कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन जो होता है वो प्यारे स्टूडेंट वो आपका गुजरात में होता है। कपास उत्पादन के लिए आपका कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कपास उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। चलिए देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसमें टैंटिन पाया जाता है। तो किसमें टैंटिन पाया जाता है आपको बताना है। चाय में, कॉफ़ी में, या तो गन्ना में। तो किस में पाया जाएगा, तो चाय में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टैनिन। टैनिन किस में पाया जाएगा, तो आपका चाय में पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है, तो टैनिन पाया जाता है। ऑप्शन चाय और कॉफ़ी दोनों दिया है, हालांकि दोनों में होना चाहिए, ऐसे दोनों में होना चाहिए, लेकिन चाय में आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसका सही आंसर ए की ओर हम जाएंगे, लेकिन इसका आंसर दोनों होना चाहिए। तो ए भी इसका सही आंसर है, दो भी। इसलिए अगर ए दिया है सही आंसर तो प्राथमिकता आपका ए की ओर जाता है, इसलिए इसका आंसर ए ही देना अधिक संभव होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भूभाग जो है वह है आपका लवणीय है। तो 3% लगभग देता है। कितना, 3%। ऐसे 2.5% है। कितना प्रतिशत, 2.5% मिलता है, लेकिन इसका आंसर इसमें दिया है तो 3% इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन धात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज की बात करेगा तो लोहा हो जाएगा, जिसमें धातु पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उसका लोहा हो जाएगा। धात्विक खनिज जिसमें लोहा का अंश पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, धात्विक। तो लोहा इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि बैलाडीला प्रसिद्ध है। तो बैलाडीला जो है इसे आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ, छत्तीसगढ़ में पड़ता है आपका बैलाडीला, जो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बैलाडीला आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, लौह अयस्क के लिए है आपका प्रसिद्ध। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गुरुम
गुरु महिसानी खान है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुरु महिसानी खान जो भी है ये भी आपका लोहा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो लोहा यानी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है आपका महिसानी है। ये आंसर सही आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 54वां प्रश्न कहता है इसमें कि बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो बॉक्साइट उत्पादन में जो है इसे आपका उड़ीसा हो जाएगा और मैग्नीज उत्पादन में भी आपका उड़ीसा है। मैग्नीज और बॉक्साइट दोनों उत्पादन करने में आपका कौन है, तो उड़ीसा राज्य भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है तो इसका नवीकरणीय हो जाएगा सौर ऊर्जा। कौन हो जाएगा, नवीकरणीय सौर ऊर्जा हो जाएगा। अब देखिए नवीकरणीय सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय होता है एक अनवीकरणीय होता है। तो नवीकरणीय किसको बोलेंगे, तो जिस चीज़ की उपयोग हम एक बार से दोबारा कर सकते हैं यानी बार बार उसको उपयोग कर सकते हैं उसे नवीकरणीय कहेंगे, और जिसका उपयोग एक बार पुनः करके दोबारा नहीं किया जा सकता उसे अनवीकरणीय कहेंगे। जैसे कोयला का उत्पाद जो है आपका उपयोग वो हम एक ही बार कर सकते हैं, दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते। अब जब कॉमेडी करना है तो अलग बात है कि कोयला को लहरा कर और फिर उसको हम पानी से बुझा देंगे और फिर उसका उपयोग करेंगे तो कोनो बातें नहीं होगा, वो इससे नहीं चलेगा, आपकी मर्जी से नहीं चलेगा वो सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं, मजाक कर दिए थे थोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, कल्पक्कम किस राज्य में है, तो कल्पक्कम जो है आपका तमिलनाडु में है। कल्पक्कम एक नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है जो आपका कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। क्लियर। अगला प्रश्न कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि काकरापाड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है, काकरापाड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 57वां प्रश्न कहता है कि विकास का केंद्र बिंदु है, तो विकास का केंद्र बिंदु संसाधन तक पहुँच, ये भी आपका विकास करने की ओर लेकर जाता है। स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है, जब सब जरूरी है तो ये भी जरूरी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीपीय में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यानी दुनिया में 7 महादेश है तो 7 महादेश में से 7 महादेश में सबसे ज़्यादा किस महादेश में लोग रहते हैं, तो रहते हैं आपका एशिया महादेश में, लेकिन सबसे तेज़ी से जो वृद्धि कर रहा है वो कौन महाद्वीप होगा, तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको, अफ्रीका महाद्वीप है। अगला प्रश्न वृद्धि कहेगा तो अफ्रीका महाद्वीप उसमें नहीं। अगला प्रश्न निम्नलिखित देश में से किसका लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है, तो लैटविया का लिंगानुपात सर्वाधिक है। लिंगानुपात का मतलब होता है लिंग के भेद आधार पर, जैसे पुरुष और महिला के आधार। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है से आपका हरियाणा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लैटविया। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया, तो मानव विकास सूचकांक जो आपका विकसित करने वाला थे वो महबूब उल हक थे, और एक अमर्त्य सेन भी थे जो भारत के थे, ये था आपका पाकिस्तान के, कहाँ के, पाकिस्तान के थे जो आपका महबूब उल हक, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था भी, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो कृषि, वानिकी, आखेट। तो कृषि जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप है, इनमें से सभी भी इसका सही आंसर है आपका दिया हुआ, आखेट भी है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है, रोपण फसल नहीं है ये पूछा है, तो रोपण फसल नहीं है तो कौन हो जाएगा, तो देखिए कॉफ़ी आपका रोपण फसल है, गन्ना आपका रोपण फसल है, रबड़ आपका रोपण फसल है, चाय आपका रोपण फसल के अंतर्गत आता है, और धान और गेहूँ जो है इसे आपका रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आवे। तो याद रखना है ऑप्शन सी, यानी धान और गेहूं याद रखना है, धान और गेहूं याद रखना है जो रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है। 63वां प्रश्न कहता है पशुचरण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो प्राथमिक हो जाएगा। पशुचरण आपका प्राथमिक क्रियाकलाप से, पशुचरण, मत्स्य पालन, ये सारे चीज़ जो आएंगे वो आपका प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला नागपुर योजना किस संबंधित है, तो ये जो है आपका सड़क परिवहन से, नागपुर योजना जो है आपका सड़क परिवहन से संबंधित हो जाएगा। नागपुर आपका कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। 64वां प्रश्न का आंसर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहाँ से है, तो इसका जो है से राष्ट्रीय जलमार्ग जो है से इसका जो है से इलाहाबाद से हल्दिया तक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। इलाहाबाद आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये गंगा नदी की ओर चलता है जिसमें आपका नाव की सुविधा दी गई है, जिसमें आपका जलमार्ग का रास्ता बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका और 66 नंबर कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है इसे किस राज्य में है, तो हजीरा जो है इसे आपका गुजरात राज्य में है। कहाँ, गुजरात राज्य में स्थित है। ये पाइपलाइन सुविधा है, पाइपलाइन मार्ग वाला पढ़ना है इसमें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे क्योंकि यह गुजरात में है। अगला प्रश्न देखते हैं
कहता है कि कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो कोंकण रेल का जो है सो विस्तार है गोवा में है, मुंबई में है, कर्नाटक में है, लेकिन गुजरात में नहीं है। गुजरात में नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 760 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कोंकण रेलवे का लंबाई कितना है? 760 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। कहता है कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में हुई है। हम पहले ही बता दिए आपका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 69 नंबर कहता है इनसैट का संबंध किससे है? तो इनसैट का संबंध जो है उपग्रह संचार से है। इनसैट का संबंध किससे? उपग्रह संचार का जो सैटेलाइट ऊपर भेजा जाता है अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों के द्वारा। जैसे भारत का वैज्ञानिक जो है आपका वो आपका इसरो है। क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। आपका 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था इसरो का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 69 हो गया। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी पत्तन को बंदरगाह बोलते हैं, तो मुंबई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुंबई। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये था माय डियर स्टूडेंट आपका 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करिएगा और उनको भी इस चैनल से जुड़ने के लिए बोलिए। और रेगुलर हम 2-3 वीडियो लेकर आएंगे। आपका ज्योग्राफी का हो रहा है, दे रहे हैं, आपका 10th क्लास का भी दे रहे हैं हम, उसमें आपका हिस्ट्री का दे रहे हैं, पॉलिटिकल का दे रहे हैं। कोशिश है मेरा कि आपका इकोनॉमिक्स का भी जल्द ही प्रोवाइड करें, हिंदी का दे रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपका 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए थे जिसमें से आपका 35 बनाना था और 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना था जिसमें से आपका कितना नंबर आया। अगर 35 में से 35 आया है तो आपका सोने पर सुहागा है। आप किसी भी तरह से आपको कोई नहीं हरा सकता है 2024 के मैट्रिक इंटर बिहार बोर्ड में। चलिए आप हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ और नए टॉपिक के साथ।